प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम डिफरेंशिएशन से हटकर इंटीग्रेशन पे आ चुके हैं। और अगर आपने अभी तक डिफरेंशिएशन के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले जाकर डिफरेंशिएशन की वीडियोस देख ले, है ना। 2 वीडियोस हमने डाले हैं डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग। एक तो सिंपल है और दूसरा थोड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा सा क्रिटिकल, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा क्रिटिकल है। और उससे भी टिपिकल क्वेश्चन को मैं लाऊंगा पहले इंटीग्रेशन को पढ़ने के बाद, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है इंटीग्रेशन। तो पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं बिना किसी चर्चा किए हुए, है ना। पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं अपनी, है ना, इंटीग्रेशन। आप भी पेन उठाइए, हेडिंग डाल लीजिए और उसके बारे में बहुत सारी चर्चा करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अगर आप 11th में मैथमेटिक्स से पढ़ रहे हैं, मैथ्स लेकर पढ़ रहे हैं, मैथ स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत पावरफुल वीडियो रहेगी। क्योंकि 12th में जो मैक्सिमम टॉपिक्स है ना, लगभग 5 चैप्टर्स को कवर करेगा ये टोटल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अभी तो फिजिक्स में आ रहा है, लेकिन आगे चल के 12वीं क्लास में ये 5 चैप्टर्स को कवर करेगा, ठीक है। और ऑलमोस्ट लगभग 200 से 250 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन होता क्या है, जैसे हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो उसका जो वेरिएशन आया था, जो जन्म हुआ था, जो बर्थ मिली थी हमें डिफरेंशिएशन के लिए, वो कहां से मिली थी? स्लोप से मिली थी, ठीक है ना। आपको पता चला था वहां पे क्या था, स्लोप से मिला था। अब वहां पर तो स्लोप से मिला था, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या आता है? इंटीग्रेशन में क्या होता है, यानी वहां पे क्या कर रहे थे, हम किसी चीज का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे, किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे। यहां पे क्या करेंगे, हम किसी चीज का डेरिवेटिव दिया होगा और उसके फंक्शन को फाइंड आउट करेंगे। क्या मतलब मेरी बात, कि जैसे डिफरेंशिएशन में क्या करते थे कि कोई एक फंक्शन दिया होता था, उसके डेरिवेटिव को आपने पता किया था, है ना। लेकिन यहां पे आपके पास डेरिवेटिव दिया होगा और वो ओरिजिनल फंक्शन को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि ये होता क्या है, फिर इसका यूज क्या होता है, सारी चीजें, है ना। तो इट इज जस्ट इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आप ऐसे लिख सकते हैं, इट इज जस्ट इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसीलिए मैंने बोला कि पहले डिफरेंशिएशन के वीडियोस दिखाइए आप, उसके बाद तब इसको देखें, है ना। नहीं तो पता नहीं चलेगा डिफरेंशिएशन क्या है, तो उसका इनवर्स क्या है वो भी पता नहीं चलेगा। तो पहले कोई चीज पता करनी होती है, उसके बाद उसका इनवर्स निकालते हैं ना। तो इसी प्रकार से पहले डिफरेंशिएशन देखिए और उसके बाद इंटीग्रेशन जो होता है ना, उसी का इनवर्स होता है, ठीक है। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, इट इज अ प्रोसेस of finding a function whose derivative is given, है ना। तो वहां पे क्या होता था, सिंबल यूज, वहां पे जो सिंबल यूज होता था d/dx, d/dt, है ना, d अपॉन के फॉर्म में यूज होता था, ठीक है। लेकिन यहां पे जो सिंबल फॉर इंटीग्रेशन इज सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर सिंबॉलिक इंटीग्रल का जो यूज करते हैं वो क्या होता है, ये एक ऐसा नाम देवता होते हैं, देखो ये का, है ना, ये दिख पा रहा होगा आपको, ये ऐसा जो कर्व टाइप का बन रहा है ना, आप देख रहे हैं, ऐसा यूज होता है। ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने का। जैसे कोई फंक्शन को लिखते थे, क्या चीज, d/dx के लिख के पूरा फंक्शन लिख देते थे, ऐसा ही ये सिंबल लगाएंगे और पूरे फंक्शन को ऐसे इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो कैरी ऑन कर लेगा आगे चल के। तो इंटीग्रेशन इज जस्ट डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है, एंड और इट इज अ प्रोसेस ऑफ, और दोनों में से कोई बोल सकते हैं, या एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस होता है जिससे किसी फंक्शन को फाइंड आउट किया जा सकता है जिसका डेरिवेटिव आपको गिवन होगा, ठीक है ना। इसको नोट डाउन करें। अब हम देखने वाले हैं कि यूज क्या है इंटीग्रेशन का,
यानी डिफरेंशिएशन का जो यूज होता था वो स्लोप के अकॉर्डिंग पे होता था, स्लोप के फाइंड आउट करने के लिए होता था। लेकिन अब जो आने वाले हैं इंटीग्रल पार्ट यानी इंटीग्रेशन, इसका यूज कहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो इसका मैक्सिमम यूज जो होता है वो एरिया को फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड आउट एरिया, टू फाइंड आउट एरिया। एरिया को फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन का हम यूज करते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर एरिया के तो बहुत सारे फॉर्मूले, एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है, एरिया बहुत सारी चीजें हमें पता है। तो खैर वैसी एरिया तो निकल सकती है मेंसुरेशन से, बट कुछ टाइप की एक स्पेशल एरियाज होती हैं। जैसे कि आपको मैं बोलूं कि आपके गांव में एक तालाब है, आपके गांव में एक तालाब है और उसका एरिया निकालना है। उस तालाब का जो ऊपर दिखता है पानी ना, उस पानी का सरफेस एरिया निकाल लेना है। तो तालाब का कोई शेप जो होता है फिक्स नहीं होता है, वो ऐसा जरूरी नहीं होगा कि सर्कुलर शेप का होगा या फिर रेक्टेंगुलर होगा, स्क्वायरल होगा, जो भी कुछ हो सकता है। तो क्या हो, इस शेप का आपका तालाब हो, है ना, इस शेप का आपका तालाब हो। अब इस शेप का एरिया पता करने के लिए हम क्या करेंगे, नहीं पता कर सकते मेंसुरेशन के अकॉर्डिंग। अगर मेंसुरेशन के अकॉर्डिंग देखें तो हम एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट ऐसी एरिया जो फाइंड आउट की जाती है वो किससे की जाती है, इंटीग्रेशन के हेल्प से, ठीक है ना। जो भी ऐसा कर्व के अंदर एरिया मिलती है या फिर कैसी भी एरिया, किसी भी टाइप की कर्व की एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं ग्राफ के अकॉर्डिंग। ये तो आपका रैंडम क्वेश्चन था, है ना, ये भी पता किया जा सकता है, ठीक है। आप जब 12th में जाओगे अगर मैथ से हो तो सारा मिल जाएगा। बट अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं जो कि यूज होनी है फिजिक्स में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक कोई y और x एक्सिस का ग्राफ, और इसमें हमारे पास है एक स्लोप, है ना, और स्लोप का एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। अब आपको एरिया अंडर द स्लोप बताना है, स्लोप के अंदर का एरिया क्या होगा। और हमने बता दिया कि जो वैल्यू है यहां तक की वो क्या है, x1 है, और जो यहां पे वैल्यू है हाइट में इसकी ये वाली वो क्या है, y1 है। ये जो वैल्यू है क्या है, y1 है, और ये वाली वैल्यू क्या है, x1 है। तो आप बता देंगे एरिया अंडर द स्लोप, एरिया अंडर द स्लोप विल बी इक्वल टू, स्लोप के अंदर जो एरिया होगा 1/2 बेस x1 इंटू हाइट y1। ये आपकी एरिया निकल जाएगी इसकी, इस ट्रायंगल की। आप बोल सकते हैं OAC, है ना। ये जो ट्रायंगल की ये वाली एरिया है उसको निकाला जा सकता है आपको बेसिक तरीका बता करके, ठीक है ना, ऐसी ऐसी एरिया, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ी कहानी में भी ट्विस्ट ला देता हूं। नया कर्व दिख रहा होगा जो कि x और y के बीच में बना है, x और y के बीच में बना है ना, ये ऐसा कुछ। अब इसका ये मान लो कि ये जो है वो y0 रहा, ये मैक्सिमम y की वैल्यू जो है वो y0 रही, और जो ये वैल्यू है उसको हमने x0 बोल दिया। क्या बोला, x0। अगर इस पूरे स्लोप के अंदर का जो एरिया है, ये वाला एरिया है ना, जो इसके इधर है और इस स्लोप के नीचे है, इसको फाइंड आउट करना हो तो आप कैसे करेंगे, है ना। बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके सामने, अगर इसको फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करेंगे। बहुत ज्यादा कर सकते हैं तो आप थोड़ा सा स्टैटिक्स पढ़े होंगे तो मैथमेटिकल स्टैटिक्स लगा सकते हैं इसमें। कैसे कि बहुत छोटे छोटे हम इसके पार्ट्स ले लेंगे, है ना, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स। ये रहा जो पार्ट रहा, बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप में इसको कट कर देंगे, है ना, बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप में कट कर देंगे। इसको हमने बोल दिया सपोज ये स्ट्रिप का जो हाइट है ये वाली चीज वो y1 है, और जब
इस वाले स्ट्रिप को बहुत छोटे में कट किया गया, बहुत ही पतली स्ट्रिप में कट किया गया, तो जो पतला सा जो इसकी विड्थ होगी, चौड़ाई होगी, वो चौड़ाई को हमने क्या बोला, dx ले लिया, क्योंकि बहुत छोटी अमाउंट है ना, बहुत छोटा अमाउंट है, इसको क्या ले लिया, dx ले लिया। अब बोल सकते हैं एरिया ऑफ द स्ट्रिप, है ना, y1। पहला वाला स्ट्रिप जो हमारे पास क्या है, y1 है, तो y1 वाले स्ट्रिप का एरिया क्या निकलेगा हमारे पास, y1 वाले स्ट्रिप का एरिया क्या निकलेगा, रेक्टेंगल दिख रहा है ना टाइप का। चलो तो रेक्टेंगुलर टाइप का दिख रहा है, तो y1 इंटू dx कर लेते हैं भाई। ऐसे ही फिर इसके जस्ट बगल में एक पतली सी और स्ट्रिप कट करेंगे, उसका भी dx ही लेंगे, है ना। तो ऐसे फिर एरिया ऑफ द स्ट्रिप y2 विल बी इक्वल टू y2 इंटू dx, है ना। फिर ऐसे y3 ले लेंगे, y3 इंटू dx, y4 ले लेंगे। ऐसे बहुत सारे पतले पतले स्ट्रिप्स मिलेंगी जिसकी विड्थ आप क्या dx लेंगे, लेकिन लंबाई बढ़ती जाएगी, इधर जाएंगे इधर आएंगे तो बढ़ती जा रही है। ये चीज जो है ना, ये इधर आएंगे तो कट रही है, बहुत पतली स्ट्रिप लेंगे तो इसकी कम मिलेगी, है ना, जो लंबाई है। चलिए, तो हमारे पास बहुत सारे स्ट्रिप्स मिल जाएंगे, सेट एन स्ट्रिप, है ना। तो बोल सकते हैं आप फॉर nth स्ट्रिप, एन स्ट्रिप के लिए एरिया ऑफ एन स्ट्रिप, एन स्ट्रिप के लिए एरिया क्या हो जाएगा, यानी एन स्ट्रिप का जो ये लंबाई होगी वो क्या होगी, yn होगी, विल बी इक्वल टू yn मल्टीप्लाई बाई dx, ठीक है ना। ऐसे सबका अलग अलग स्ट्रिप का एरिया फाइंड आउट करके और सबको सम कर दें, यानी कि ऐड कर दें, है ना। तो एरिया ऑफ द एरिया अंडर द कर्व बोल सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व, कर्व के अंदर जो एरिया होगा वो y1 इंटू dx होगा, y2 इंटू dx होगा, y3 इंटू dx होगा। ऐसे ही कहां तक, जितने उसके स्ट्रिप्स बने, सपोज हमने बोला था n स्ट्रिप बनेगा तो yn इंटू dx। अब यहां पे एक वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम होता है समेशन। यहां पे एक वर्ड आप यूज करते हैं जिसका नाम होता है समेशन, क्योंकि ये 1 से लेकर स्टार्ट है और कहां तक जा रहा है, बहुत तक। जितने स्ट्रिप्स इसके कटेंगी n स्ट्रिप तो n स्ट्रिप तक जाएगा ये। समेशन कर दीजिए इसका, समेशन में क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 1 से लेकर के और कहां तक है, n तक है, n इक्वल टू n तक है, ठीक है ना। i इक्वल टू 1 से लेके तो यहां क्या रखेंगे, yi इंटू dx। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, शॉर्ट फॉर्म हुआ उसके एरिया को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए, चलो देखते हैं आगे। ये तो हमारे पास हो गया, सबको पतले पतले काट काट के एरिया को सम कर देंगे निकाल के, तो हमारे पास टोटल अंडर एरिया अंडर द कर्व की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन क्या यह हमारा मेथड सही है, क्या ये जो हमने निकाला था ऐसा कुछ, जो हमने कट किया है पतली सी स्ट्रिप को जो हमने कट की है ऐसी, वो क्या रेक्टेंगुलर थी, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, क्या वो जो ये स्ट्रिप थी वो रेक्टेंगुलर थी, नहीं रेक्टेंगुलर नहीं थी। जो स्ट्रिप हमारे पास थी वो रेक्टेंगुलर ना होकर के ऊपर में से कुछ ऐसा था, कर्व टाइप का, ऊपर में से कैसा था, कुछ कर्व टाइप का है ना यहाँ पे। तो ये जो शेप मिला था, अगर इसको जूम करके देखें, जूम यानी कि बड़ा करके देखें, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रिप है, यही स्ट्रिप था, इसके dx थे, ये चीज जो था विड्थ वो dx था, और ये चीज जो थी, है ना, वो ऐसी कुछ थी। अब बताइए भाई, इतना तो एरिया हमने छोड़ ही दिया, हमने तो बस इसका निकाला ना, हमने बोला ये y1 है, ये dx है, तो इसका एरिया निकाल दो। इसके एरिया को हमने चर्चा भी नहीं किया,
है ना। आपके दिमाग में वो चीज़ आई हो तो ठीक है, नहीं आई हो तो लाना चाहिए, है ना, क्यूरियस बनो। ये चीज़ हमने छोड़ दिया, नहीं लिया। अब इस चीज़ को कैसे पता करें, अब इन चीज़ों को कैसे पता करें कि ये वैल्यू हमें मिल जाए। अब छोड़ तो सकते नहीं है, क्योंकि और थोड़ा थोड़ा छोड़े, इसमें थोड़ा छूट जाए, इसमें थोड़ा छूट जाए, इसमें थोड़ा समय थोड़ा थोड़ा छूटता रहे तो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाएगी एरिया की, है ना। तो ऐसे छोड़ नहीं सकते हम उसको, ठीक है। तो इसको कर लीजिए पहले, उसके बाद उस पर चर्चा करते हैं कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने देखा कि जो एरिया अंडर द कर्व, यानी कि लिख ले हम एरिया अंडर कर्व, जो हमारा कर्व था उसके अंडर की एरिया क्या थी, समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n yi ऑफ dx, ठीक है। सारी स्ट्रिप छोड़ी हमने थोड़ा था। चलिए भाई एरिया अंडर कर्व ऐसे बना, बट हमारे पास कुछ पार्ट जो था उसका वो छूट गया था। हर एक स्ट्रिप का ये वाला पार्ट होगा कर्व वाला, वो छूट जाएगा, क्योंकि हमने तो इसको एक रेक्टेंगल माना था। अब इसी चीज को, इसी एरिया के बचाने के लिए, इसी एरिया को काउंट करने के लिए, है ना, ताकि वो भी एरिया हमें मिल जाए, तो हमने यूज किया समेशन का सिंबल हटा के हमने क्या यूज कर दिया, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कहां से हो रहा है, मान लीजिए यहां से स्टार्ट है, कहां तक है, यहां तक है, चलो भाई, है ना। तो i इक्वल टू 1 से ले लें और इसके कोऑर्डिनेट मान ले 5, ठीक है। तो i इक्वल टू 1 से लेके 5 तक, ठीक है जी। y i इंटू dx। अब यही जो चीज बोली जाती है वो बोली जाती है इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रल, ठीक है। जो प्रोसेस है इसका उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, लेकिन जो ये टर्म है उसको बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ y ऑफ dx। कैसे पढ़ते हैं इसको, इंटीग्रल ऑफ 1 to 5, 1 से लेके 5 तक इंटीग्रल है, लिमिट है, yi इंटू dx है। अब जो इनिशियली अमाउंट लेके चलते हैं हम, इनिशियली, है ना, ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट या फिर बिगिनिंग पॉइंट, उसको इनिशियल पॉइंट को हमने बोला लोअर लिमिट। क्या बोला इनिशियल पॉइंट को, लोअर लिमिट। और ये जो ऊपर है वो क्या है, फाइनल पॉइंट, है ना, जहां तक लास्ट आप पहुंच रहे हैं। इनिशियली यहां चले हैं और फाइनल यहां तक पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। फाइनल पॉइंट को हमने क्या बोला, अपर लिमिट। क्या बोला, अपर लिमिट बोल दिया। तो ये एक्चुअल में प्रोसेस है डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का यूज तब होता है जब कोई क्रिटिकल एरियाज को पता करना होता है, क्रिटिकल एरिया को पता करना होता है। अब सोचो जब ऐसे पता कर दिए इसका, तो आप तालाब का भी तो पता कर लेंगे। आप क्या कर सकते हैं, तालाब का भी पता कर सकते हैं, कैसा भी इसे वो डज नॉट मैटर, बट आप पता कर सकते हैं, ठीक है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये टोटल प्रोसेस थी इंटीग्रेशन की। अब हम चलते हैं, इंटीग्रेशन का मुद्दा खत्म हो गया, अब हम चलते हैं इसे कुछ फॉर्मूले पे जिसपे हमें क्वेश्चंस करने हैं। चलिए, तो अब हम चलते हैं इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलेस पे। तो इंटीग्रेशन को मैं एक्चुअली दो भागों में बांट चुका हूं, एक तो फर्स्ट लेक्चर ये है, दूसरा लेक्चर आगे आएगा आपके लिए, सेकंड पार्ट। तो इंटीग्रेशन मेनली दो प्रकार का होता है, एक तो होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, एक क्या होता है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना, शॉर्ट फॉर्म इंटीग्रेशन। एंड सेकेंड होता है आपका, फर्स्ट होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड सेकेंड होता है आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। अब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कंडीशन क्या होती है कि नो अपर लिमिट एंड नो लोअर लिमिट गिवन, लोअर लिमिट इज गिवन। आपको ना ही अपर लिमिट दिया होगा ना ही लोअर लिमिट दिया होगा, यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट नहीं दिया होता है, ठीक है ना। तो जो ये सिंबल होता है उसके ऊपर नीचे कुछ लिखा नहीं होता है, आ रही बात मेरी समझ में। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना।
तो अभी हम इंडेफिनिट को कवर करेंगे। आफ्टर दैट इन द सेकेंड पार्ट वी विल डू सम प्रॉब्लम्स ऑन डेफिनिट इंटीग्रेशन। इसमें तो कोई लिमिट नहीं होती है, ना अपर लिमिट होती है ना फाइनल लोअर लिमिट होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम डेफिनिट इंटीग्रेशन पे आते हैं तो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज गिवन हियर। यहां पे अपर लिमिट भी दी होती है और लोअर लिमिट भी दी होती है, तो ये सिंबल लगाते हैं हम, उसके नीचे भी यानी लोअर लिमिट लिखा होगा और ऊपर भी अपर लिमिट लिखा होगा, ठीक है ना। इसको हम एक एक करके कवर करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हम करने वाले हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे, हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे चर्चा करते हैं। अब हम देखते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। तो अब आगे लिख लीजिएगा आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इधर मैं थोड़ा कुछ फंक्शंस लिखूंगा, है ना, और उधर इधर क्या लिखूंगा, उसका इंटीग्रल्स, ठीक है जी। इधर मैं इंटीग्रल्स लिखने वाला हूं और इधर उस फंक्शन को डिराइव करूंगा मैं, ठीक है। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और शुरू हो जाइए, ठीक है। तो फंक्शन सबसे पहला हमारे पास है कि x टू द पावर n, उसमें भी हमने सबसे पहले यही देखा था x टू द पावर n। तो x के लिए इंटीग्रेट करना है, तो कैसे लिखेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू dx, और इसका फॉर्मूला हो जाता है, देखो लिमिट नहीं लगी यहाँ पे लिमिट नहीं लगी, क्यों, क्योंकि हमने क्या बताया इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई लिमिट ऊपर नीचे नहीं होती है। इसके लिए क्या हो जाएगा फिर आगे चल के, x टू द पावर n प्लस 1, x का पावर क्या होगा n प्लस 1 अपॉन होल n प्लस 1, टोटल में अपॉन करके क्या कर देंगे, n प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। n प्लस कैपिटल C। अब सर ये तो हो गया, पर कैपिटल C क्या है, तो कैपिटल C इज नोन एज द कांस्टेंट फॉर इंटीग्रेशन। कैपिटल C क्या होता है, कांस्टेंट फॉर इंटीग्रेशन होता है, किसके लिए, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए। तो आप ऐसे बोल सकते हैं where C is constant for indefinite इंटीग्रेशन, है ना। इस चीज को हम नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, पावर रूल में x टू द पावर n था, x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होगा dx के लिए वो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन होल n प्लस 1 होता है। जैसे कि आपको दे दिया हो कि x टू द पावर 6 है, इसका क्या बताया आप, इंटीग्रेशन बताया, तो क्या करेंगे आप, काम कर देंगे, x टू द पावर n प्लस 1 यानी 7 हो जाएगा अपॉन 7 हो जाएगा, आप प्लस c कर देंगे। आसान है ना, बिल्कुल बहुत इजी है, बहुत आसान है ना, आपको पता है और हमें भी पता है। अगर कोई कांस्टेंट दिया हो, है ना, जैसे कि 2, 3, पाई, ये सारी चीजें, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू dx जो होगा, तो 2 को बाहर ले लेते हैं, 2 को क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, और dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाता है, x हो जाता है ना। तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा, या फिर 2x बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। थर्ड स्टेप ये दोनों लिख लीजिए आप पहले, है ना। तो फिर आगे चलते हैं, हम अपने पे थर्ड स्टेप पे आते हैं कि अगर c x टू द पावर n दिया हो, यानी कांस्टेंट भी इसमें इंक्लूडेड हो और x टू द पावर n भी इंक्लूडेड हो, यानी कांस्टेंट भी इंक्लूड हो और पावर भी इंक्लूड हो, तब c x टू द पावर n का इंटीग्रेशन dx में कैसे करते हैं हम, c को ले लेंगे बाहर, पहले इंटीग्रेशन होगा किसका, x टू द पावर n का इंटू dx का। अब क्या होगा, c तो बाहर है तो c तो बाहर रहेगा ही, है ना, c क्या रहेगा, बाहर रहेगा, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन होल n प्लस 1 n प्लस c।
दिस वन इज सी, ये डिफरेंट सी, दिस इज द कांस्टेंट सी, वी विल टेक, है ना, हम पहले लेंगे इसको सी को, लेकिन ये जो सी होता है वो अलग होता है। आप छोटा बड़ा कर देंगे, इस सी को छोटा मान लेंगे, है ना, इस सी को क्या मान लेंगे, स्मॉल सी मान लेंगे, और वो छोटी सा मान रहा हूं मैं, है ना, सबको काजा मान लेंगे छोटा सा, और ये जो यूज करते हैं वो कैपिटल सी यूज करते हैं, ठीक है ना। यहां पर भी यूज होगा, जहां जहां पे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन आए वहां वहां पर कैपिटल सी यानी कि कांस्टेंट फॉर इंडिफिनिट इंटीग्रेशन यूज होता है, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए, 3 फॉर्मूले याद कीजिए, इस पे सारे क्वेश्चंस कीजिए, मैं क्वेश्चन को सेंड कर दूंगा आपको। तो सारे 3 फॉर्मूले हमने बताए हैं, तीनों पे क्वेश्चन आप करेंगे, है ना, और जब तीनों पे क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर कल हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ द सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से डिफरेंशियल इंटीग्रेशन हम देखेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग का फंक्शन भी होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन होता है, तो दोनों को हम साथ में कवर कर लेंगे कल के लेक्चर में। तो अभी के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, कुछ क्वेश्चंस आप ले लीजिए ताकि आप सॉल्व कर दें, इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास, इंटीग्रेट करना है इसको, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इंटू dx, सेकेंड वन इज अ इंटीग्रेशन ऑफ √3x का पावर 1/2 प्लस 1/√x इंटू dx। 2 क्वेश्चन आप करें आज बस।